चलिए, अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स फ्रॉम 1919 से लेकर 1947 जो इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे, उसमें अपने रॉलेट एक्ट को पढ़ लिया, जलियांवाला बाग मास्कर उसको देखा, उसके बाद में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के बाद में, उसको कैंसिल करने के बाद में 1927 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जो साइमन कमीशन के नाम से एक कमीशन आता है इंडिया में। उसके बारे में अपन देखते हैं, साइमन कमीशन के बारे में। फॉर इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के नाम से एक कानून बनाया गया था। अब उस कानून में जो रिफॉर्म रिकमेंडेशन किए गए थे उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड ए कमीशन इन 1927। वो चेक करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। कब बनाया? 1927 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ये जो कमीशन था इसके चेयरमैन कौन थे? सर जॉन साइमन। एंड देयर वर 7 मेंबर्स इन द कमीशन, और उस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे। बट नन ऑफ देम वाज एन इंडियन, लेकिन उनमें से कोई भी एक इंडियन नहीं था। ऑल ऑफ देम वर ब्रिटिशर, जो 7 के 7 थे वो ब्रिटिशर्स थे। वेन दिस कमीशन रीच्ड बॉम्बे, और जब ये कमीशन बॉम्बे पहुंचा, कब पहुंचा ये? 3 February 1928। 1927 में इसको बनाया गया। उसके बाद में जब इसको बॉम्बे के लिए बॉम्बे में पहुंचे 3 February 1927, इट वॉज रिगिडली अपोज बाय द पीपुल। और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसने उसको हार्डली अपोज किया, कठोरता से उसका विरोध किया। इन लाहौर इट वॉज फर्स्टली अपोज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। अब ये जो अपोजिशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाहौर में होता है, और उसकी लीडरशिप थी लाला लाजपत राय के पास में। द पुलिस चार्ज्ड द प्रोटेस्टिंग पीपुल विद इन्यूमरेबल स्टिक्स, और उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर इन्यूमरेबल मीन्स अनकाउंटेबल स्टिक का मतलब लकड़ियां, तो एक लाठी चार्ज किया गया। ड्यू टू विच, जिसके कारण से लाला लाजपत राय रिसीव्ड इंजरीज ऑन हिज चेस्ट, जिसके कारण से लाला लाजपत राय की चेस्ट में कुछ इंजरीज हो जाती है। एंड ही डाइड विद इन 1 month, और विद इन 1 month आफ्टर 15 or 16 days ही वाज डाइड। दिस कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1930। अब जब 1927 में बना, 1928 में आया, उसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में। इन विच देयर वाज नो मेंशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सेल्फ रूल, जिसमें सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं की गई, इस प्रकार कोई मेंशन नहीं किया गया। तो इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। गांधी जी का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर जो मूवमेंट रहेगा। जो पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। इन द लाहौर कांग्रेस सेशन, अब लाहौर में कांग्रेस का सेशन होता है, एक मीटिंग होती है। इट वाज हेल्ड ऑन 13 December 1929। द कांग्रेस पास्ड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में गांधी जी ने और कांग्रेस ने क्या डिमांड की? कंप्लीट स्वराज की डिमांड की, पूर्ण स्वराज की डिमांड की। इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीट स्वराज, और इस कंप्लीट स्वराज को अचीव करने के लिए गांधी जी अलोंग विथ 78 कंपेनियंस, गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ में प्रोसीडेड ऑन फुट, और प्रोसीड यानी उन्होंने एक मार्च स्टार्ट किया, उन्होंने एक यात्रा स्टार्ट की टुवर्ड्स दांडी विलेज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट इन गुजरात। गुजरात के सी कोस्ट में एक विलेज है दांडी नाम का, वहां की यात्रा शुरू की। अराउंड 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साबरमती आश्रम। अब जो गांधी जी का आश्रम था, जिसको साबरमती आश्रम कहा जाता है, ये भी गुजरात में ही है। वहां से 200 किलोमीटर दूर सी कोस्ट में एक विलेज दांडी था, वहां के लिए 78 कंपेनियंस के साथ गांधी जी स्टार्ट हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। ऑन 6 April 1930 he means गांधी जी reached Dandi and broke the British law by forming salt without authorization। और 6 April 1930 को वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में उन्होंने ब्रेक की सेकंड फॉर्म रहेगी ब्रोक, ब्रिटिश लॉ बाय फॉर्मिंग साल्ट कानून, जो उनका साल्ट बनाने का जो नियम था, अब इंडियंस को ये परमिशन नहीं थी कि साल्ट बनाने की, तो लेकिन उन्होंने इस कानून का डिसोबीडियंस किया और उन्होंने वहां पर कानून तोड़कर नमक बनाया। थ्रू दिस मूवमेंट गांधी जी अर्ज द पीपुल टू फॉर्म साल्ट विदाउट अथॉरिटी।
इस मूवमेंट के द्वारा गांधी जी ने सभी लोगों से अर्ज किया कि सभी को साल्ट बनाना है बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी परमिशन के। ही अर्ज वुमेन टू परफॉर्म पिकेटिंग धरना इन फ्रंट ऑफ लिक्वर शॉप्स। जो शराब की दुकानें थी उनके सामने वुमेन्स को और उन्होंने धरना देने के लिए कहा, अर्ज किया। इसके अलावा अफीम आउटलेट्स, अफीम की जो दुकानें उनके सामने धरना देने के लिए कहा। एंड शॉप्स विच सोल्ड इंपोर्टेड गुड्स यानी जो बाहर से आया हुआ जो आयातित गुड्स थे, सामान थे या कोई क्लोथ्स वगैरह थे, उनके सामने धरने देने के लिए वुमेन से अर्ज किया गांधी जी ने। ही आल्सो आस्क्ड पीपुल टू पुट इम्पोर्टेड गुड्स ऑन फायर। इसलिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेड गुड्स है, जो बाहर से आयातित जो सामान है, उसको आग लगाने के लिए भी उन्होंने अर्ज किया, उनको जलाने के लिए भी उन लोगों से रिक्वेस्ट की। इसके अलावा ही रिक्वेस्टेड टू स्पिन व्हील चरखा। उन्होंने चरखा चलाने के लिए भी लोगों से अर्ज किया, लोगों को आह्वान किया कि हम सबको चरखा चलाना चाहिए। एंड वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम अनटचेबिलिटी। और हमें किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी, किसी प्रकार की छुआछूत किसी भी इंडियंस के साथ नहीं करनी चाहिए। ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको उन्होंने कहा टू लीव गवर्नमेंट स्कूल्स, कि हमें गवर्नमेंट स्कूल को त्याग देना चाहिए, हमें गवर्नमेंट की स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कूलें थी उनमें। एंड ब्रिटिश कॉलेज एड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे उनको कहा कि यू शुड रिजाइन, आपको रिजाइन कर देना चाहिए, यू शुड लीव, आपको छोड़ देनी चाहिए देयर जो आपकी जो जॉब है उसको छोड़ देना चाहिए। दिस मूवमेंट स्प्रेड रेपिडली अक्रॉस द कंट्री। और ये मूवमेंट भी बहुत फास्ट पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया, फैल गया। पीपुल अक्रॉस द एंटायर नेशन पार्टिसिपेटेड इन स्ट्राइक्स, कैंपेन्स एंड बाइकॉटिंग इंपॉर्टेंट गुड्स। और पूरे नेशन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्ट्राइक्स जो हड़तालें हुई उनमें पार्टिसिपेट किया, जो कैंपेन्स हुए उनमें, अभियानों में उन्होंने लोगों ने भाग लिया। और जो इंपॉर्टेंट गुड्स को बाइकआउट करने का, जो बगावत करने का जो कैंपेन चला, मूवमेंट किया, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ए यूनिक फीचर ऑफ दिस मूवमेंट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लार्ज नंबर। और बड़ी संख्या में वीमेन की जो पार्टिसिपेशन था, ये एक स्पेशल फीचर था किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इन ए शॉर्ट पीरियड 60,000 पीपुल वर इम्प्रिसन्ड एंड दे पुट इनटू जेल। और लगभग 60,000 लोगों को जेल की सजा सुनाई गई और उनको जेल में डाल दिया गया। ऑन 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। महात्मा गांधी थे कांग्रेस की तरफ से और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लॉर्ड इरविन थे, उनके तो गांधी इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 5 मार्च 1931, जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। द वाइसराय, उस समय इरविन थे, द वाइसराय डिक्लेयर्ड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज टू गिव ए डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। और वाइसराय ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया को जल्दी एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट के जो स्टेटस है वो उनको दे दिया जाएगा। गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो लंदन में हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके पहले भी फर्स्ट राउंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, जो गोलमेज सम्मेलन था, वो तो अनसक्सेसफुल रहा था, उसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं किया था गांधी जी ने। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में गांधी इरविन पैक्ट के बाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, विच वाज कॉल्ड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया गया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए बुलाया गया था। ही रिटर्न अनसेटिस्फाइड फ्रॉम देयर, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल से भी वो अनसेटिस्फाइड वापस आए एंड स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेन इन 1932। देखो, जब फर्स्ट पार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये गांधी इरविन पैक्ट के साथ कॉल ऑफ किया जाता है, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। बट इन 1932 इट वाज स्टार्टेड अगेन, लेकिन इसके बाद में 1932 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया, जब सेकेंड राउंड टेबल से वो असंतुष्ट हो गए। इन 1933 इट वाज हेल्ड इन लंदन। ये गांधी 1933 में इसको भी कैंसिल कर दिया गया। गांधी जी एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ हिज मूवमेंट, उन्होंने इस मूवमेंट का फेलियर था उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस की मेंबरशिप ने उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ये पार्शियली सक्सेस रहता है, बट इट वाज फेलियर एट लास्ट वो फेलियर हो जाता है। इसका मेजर रीजन था कि बीच में जो ब्रेक आता है गांधी इरविन पैक्ट के कारण से, उसके बाद में लोगों में जो एक एंथुसियाज्म था वो कम हो गया।
इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो होता है पर्सनल सत्याग्रह। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनल सत्याग्रह। देखो इसमें क्या होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हैड स्टार्टेड, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में स्ट्राइक्स एंड कैंपेन्स वर टेकिंग प्लेस इन द एंटायर कंट्री, और पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स हो रही थी, हड़तालें हो रही थी, कैंपेन्स अभियान चलाए जा रहे थे पूरी कंट्री में। वाई? टू अपोज इंडियाज इंक्लूजन इन द वार, किस लिए कि इंडिया को भी इसमें ब्रिटिशों की तरफ से इंक्लूड कर लिया गया था, जबकि इंडियंस ऐसा नहीं चाहते थे। एट दैट टाइम महात्मा गांधी जी प्रपोज टू परफॉर्म ए पर्सनल सत्याग्रह इंस्टीड ऑफ ए सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने प्रपोज किया कि हमें सत्याग्रह न करके व्यक्तिगत सत्याग्रह, पर्सनल सत्याग्रह हमें करना चाहिए। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, और ये जो उनका प्रपोजल था उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑन 17 अक्टूबर 1940 द कांग्रेस स्टार्टेड ए पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट। तो ये जो स्टार्ट होता है सेकंड, ये जो मूवमेंट होता है वे पर्सनल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, 17 अक्टूबर 1940 को। इट वॉज डिसाइडेड दैट सत्याग्रही सिलेक्टेड बाय गांधी जी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पब्लिक प्लेस वन बाय वन। गांधी जी है वो पर्सनल सत्याग्रही को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में वन बाय वन वो पब्लिक प्लेस पर जाकर और फिर वहां पर सत्याग्रह करेंगे एंड गिव स्पीच अगेंस्ट द वार। और जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उसमें इंडिया का इंक्लूजन था उसके अगेंस्ट में वो स्पीच देंगे एंड गेट अरेस्टेड, और वो उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही? विनोबा भावे वाज द फर्स्ट पर्सनल सत्याग्रही। ही वाज सेंटेंस्ड फॉर 3 months इम्प्रिजनमेंट। उनको 3 महीने की सजा सुनाई गई, 3 महीने कैद की उनको सजा सुनाई गई। जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड सत्याग्रही, वाइल ब्रह्मदत्त वाज द थर्ड सत्याग्रही। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सत्याग्रही इसका अपने को ध्यान में रखना है। 30,000 पीपुल वर अरेस्टेड इन दिस पर्सनल सत्याग्रह, और इसमें 30,000 पीपुल ने अपना जो है अपने आप को कैद करवाया और पर्सनल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। अब इसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये गांधी जी का लास्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन के फेलियर के कारण से एंड फियर ऑफ जापानीज अटैक। जो क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया था वो इंडिया को इंडिपेंडेंस की इवेल्यूएशन करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को इवेल्यूएट करने के लिए, लेकिन वो भी फेलियर रहा। जापानीज, जो जापान और ब्रिटिश आपस में जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें एक डर हो गया था कि जापानीज कैन अटैक ऑन इंडिया। जब जापानीज थे वो इंडिया पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया था वो जापान पर अटैक कर रहा था फ्रॉम ब्रिटिश साइड। डिसीजन ऑफ द कांग्रेस कमिटी टेकन इन द वर्धा कांग्रेस सेशन हेल्ड ऑन 14 जुलाई 1942। तो एक 1942 में 14 जुलाई 1942 में वर्धा में एक कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें क्या डिसाइड किया जाता है, गांधी जी प्रपोजल ऑफ क्विट इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। और इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रपोजल दिया गया था गांधी जी के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऑन 8 अगस्त 1942, अब ये एक्सेप्ट कब किया जाता है? 8 अगस्त 1942 में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट गांधी जी सेड, इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा, आई एम गिविंग ए शॉर्ट मंत्र टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको एक छोटा मंत्र दे रहा हूं, और वो मंत्र क्या है? डू और डाई, करो या मरो। तो ये स्लोगन था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए गांधी जी के द्वारा दिया गया था। वी ऑल इधर गेट इंडिया फ्रीड, या तो हम इंडिया को फ्री करवा देंगे, और वी शैल डाई फॉर दिस कोज, या हम उसको फ्री करवाने के लिए डाई यानी मर जाएंगे। बट वी विल नॉट रिमेन अलाइव टू बी डोमिनेटेड, लेकिन हम जीवित नहीं रहेंगे ब्रिटिशों के द्वारा डोमिनेट होने के लिए, वर्चस्व यहां रखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे। वी शैल डू, या तो हम फ्री करवा लेंगे, अदरवाइज वी शैल डाई, या हम मर जाएंगे। इवन बिफोर डस्क, और जब शाम हुई 9 अगस्त के, तो सेकेंड डे के 9 अगस्त के शाम के पहले ही गांधी जी वाज अरेस्टेड, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया अलोंग विथ सेवरल अदर कांग्रेस लीडर्स। इसके अलावा कई अदर कांग्रेस लीडर थे, वो भी उनको भी इसमें अरेस्ट कर लिया गया। एंड द कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड टू बी एन इलीगल एसोसिएशन, और जैसे उनको अरेस्ट किया गया उसके बाद में कांग्रेस को एक इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया। नो फिक्स प्लान वाज मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के बारे में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके बारे में कोई फिक्स प्लान नहीं बनाया हुआ था। इन दिस मूवमेंट इट वाज डिसाइडेड टू परफॉर्म पीसफुल स्ट्राइक्स, कंडक्ट पब्लिक असेंबलीज,
रिफ्यूज टू पे लैंड रेवेन्यू एंड नॉन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। अब इसमें क्या क्या मुख्य काम करने थे, ये डिसाइड किया गया कि इस मूवमेंट में हमें पीसफुल स्ट्राइक्स हमें करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से हमें हड़ताल करनी है। वी शैल कंडक्ट पब्लिक असेंबलीज, हम पब्लिक असेंबलीज थे वो कंडक्ट करेंगे। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू उसको रिफ्यूज करेंगे, उसको वो जमा नहीं करवाएंगे, मना कर देंगे। नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को किसी प्रकार का कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। गांधी जी कॉल्ड दिस मूवमेंट द फाइनल स्ट्रगल, और गांधी जी ने कहा कि हमारा अंतिम स्ट्रगल होगा, फाइनल स्ट्रगल होगा, हम इसमें इंडिया को फ्री करवा कर ही रहेंगे। देयरफॉर द पब्लिक रिएक्टेड इन द वे दे थॉट टू बी राइट, इसलिए गांधी जी ने के कहने पर जो पब्लिक थी उनको जैसा सही लगा उसी प्रकार से उन्होंने रिएक्शन किया, उसी प्रकार से उन्होंने काम किया। ए सेल्फ एक्टिवेटेड मूवमेंट अरोज इन द एंटायर नेशन, और पूरी कंट्री में एक सेल्फ एक्टिवेटेड खुद स्वतः चलने वाला मूवमेंट था, वो स्टार्ट हो गया था। स्ट्राइक्स एंड रिफ्यूजल टू परफॉर्म वर्क टुक प्लेस इन द फैक्ट्रीज, तो चारों तरफ स्ट्राइक्स हो रही थी, हड़तालें हो रही थी, रिफ्यूज हो रहा था कि फैक्ट्रीज में किसी प्रकार का काम करने के लिए रिफ्यूजल चल रहे थे। स्कूल एंड कॉलेजेस में किसी प्रकार का काम करने से लोगों ने मना कर दिया। पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन वर अटैक्ड, इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस पर अटैक किया गया और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया गया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मैनेज टू सेव देमसेल्व्स, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये दूसरी पार्टी थी, इसके जो ज्यादातर लीडर्स थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में अपने आप को मैनेज कर लिया, वो अरेस्ट होने से बचने के लिए अपने आप को मैनेज कर लिया उन्होंने। दीज लीडर्स रिमेन्ड अंडरग्राउंड, और ये जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत हो गए, और उनका पुलिस को नहीं मालूम चला कि एक्चुअल में वो कहां पर है। एंड दे कंटिन्यूड द मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने कंटिन्यू रखा अंडरग्राउंड रहकर। अमंग सच लीडर्स जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा एंड एस.एम. जोशी वर प्रोमिनियंट वन। अब इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स रहेंगे जो अंडरग्राउंड होकर इस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे। जयप्रकाश नारायण प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम किया था जयप्रकाश नारायण ने। अरुणा आसफ अली लीड दिस मूवमेंट सक्सेसफुली इन बॉम्बे, और बॉम्बे में इस पूरे जो मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको सक्सेसफुली किसने चलाया? अरुणा आसफ अली ने। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ दिस मूवमेंट आल्सो रिमेन्ड सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग ए पैरेलल गवर्नमेंट एट वेरियस प्लेसेज, और जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने एक पैरेलल यानी एक समानांतर गवर्नमेंट बनाने का काम कर लिया। एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी उन्होंने बना ली कई जगह पर। इन वेरियस सिटीज, वेरियस प्लेसेस, टाउन्स एंड विलेजेस पर उन्होंने खुद की अपनी गवर्नमेंट बना ली। दिस मूवमेंट वाज आल्सो क्रश डाउन, हालांकि इस मूवमेंट को भी क्रश कर दिया गया, इसको भी दमन कर दिया गया, दबा दिया गया। ड्यूरिंग फायरिंग इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में फायरिंग होती है, मोर देन 10,000 पीपुल वर किल्ड। अब जब अलग अलग जगह पर जो फायरिंग हुई उसमें मोर देन 10,000 पीपुल वर किल्ड, उसमें लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। द रिवोल्टिंग विलेजेज हैड टू पे लार्ज अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन, और जिन विलेजेज में रिवोल्ट हुआ था उनको एक लार्ज अमाउंट थी वो पे करनी पड़ी फाइन के रूप में। फाइन का मतलब जुर्माने के रूप में। द गवर्नमेंट पुट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वायलेंस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑन गांधी जी, और जितने भी वायलेंस हुई थी उसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने किसके ऊपर डाल दी? गांधी जी के ऊपर। दिस मूवमेंट पावर्ड द पाथ फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हालांकि इस मूवमेंट के कारण से, क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण से इंडिया को इंडिपेंडेंस का रास्ता साफ हो गया। इट इन्फ्यूज द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ एंड सेक्रीफाइस फॉर द नेशन अमंग द इंडियंस। तो इस मूवमेंट के कारण से इंडियंस में एक ब्रेवरी, एक बहादुरी का, एक एक्साइटमेंट, उत्साह का, स्ट्रेंथ, मजबूती का और बलिदान का जो भावना थी वो इंडियंस में आ गई। ए न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप इमर्ज इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में एक नई लीडरशिप थी वो इमर्ज होती है। ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ एंड पावर टू रेजिस्ट द कॉलोनियल रूल इंक्रीज, जिसके कारण से एक स्ट्रेंथ और पावर थी जो कॉलोनियल रूल को रेजिस्ट करने की, वो इंक्रीज हो गई अमंग द पीपुल। लोग ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियल रूल को रेजिस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। नाउ इंडियंस डिमांडेड नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब जो इंडियन पीपुल थे उन्होंने कहा कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे
कुछ भी मंजूर नहीं है। और उसके बाद में इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये जो मूवमेंट थे 1919 से लेकर 1947 तक टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट इवेंट थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो राजस्थान के बारे में रहेगा। ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान, प्रजामंडल मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। इसके पहले ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया अपन पढ़ चुके हैं, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ इंडिया अपन पढ़ चुके हैं। अब राजस्थान का जो ये मूवमेंट्स रहेंगे वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।